उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पुलिस को हर मोर्चे पर निपटने के लिए तैयार करने की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं और इसी क्रम में अब यूपी पुलिस को आतंकवाद से निपटने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी और ये ट्रेनिंग एनआईए कमांडो पुलिस को देंगे ताकि आतंकिस्तान में जो भारत में दहशत फैलाने के लिए आतंकी भेजता है उनसे आसानी से निपटा जा सके। और ये मुल्ला मुनीर और आतंक के आकाओं को मैसेज भी है कि अब भारत में दहशत फैलाने की सोचना भी मत, क्योंकि अब आतंकियों से निपटने के लिए योगी फोर्स ही काफी होगी। लखनऊ में एनआईए ऑफिस में 2 दिन ट्रेनिंग दी जाएगी। 24 और 25 सितंबर को ट्रेनिंग रखी गई है, जिसमें प्रदेश भर के 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल होंगे। उप निरीक्षक से लेकर एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों को गुर सिखाए जाएंगे और एनआईए से जुड़े अधिकारी पुलिसकर्मियों को आतंकवाद से निपटने की स्पेशल ट्रेनिंग देंगे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब आतंकवाद और आतंकियों से निपटने के लिए सीएम योगी ने कदम उठाए हों। इससे पहले संभल में एटीएस कमांड सेंटर बनाने की प्लानिंग तैयार की गई, तो अब पुलिसकर्मियों को एनआईए ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी संदेश साफ है कि यूपी की धरती पर आतंकवाद को नजरें भी डालने नहीं दी जाएंगी और ये संदेश सीधा मुल्ला मुनीर को है। गोरखपुर में जिस तरह गौ तस्करों ने एक छात्र की हत्या कर दी और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को बिल्कुल साफ आदेश दिया है कि प्रदेश में गौ तस्करों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उसी ऑर्डर का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने कार्रवाई शुरू भी कर दी है। और ये उसी कार्रवाई की तस्वीर है। रायबरेली में पुलिस ने 11 आरोपियों को दबोचा, तो कुशीनगर में जमानत पर छूटे 44 तस्करों की स्पेशल हाजिरी लगी। इधर बाबा का ऑर्डर आया और उधर रायबरेली में 12 घंटे के अंदर गौकशी के 11 आरोपियों को धर दबोच लिया गया। ग्रामीणों ने भी 3 गौ तस्करों को पकड़ा, पुलिस के हवाले किया। दरअसल आरोपी जंगल में गौकशी कर रहे थे, जिनमें 2 महिलाएं और एक युवक शामिल था। अब पुलिस और सख्ती के मूड में है। जो गोवंश थी जिनका शव को बरामद करके नियमानुसार कार्रवाई की और मौके पर से ही तत्काल 3 अभियुक्त आयशा, इकरार, इंतजार 3 को गिरफ्तार किया। वहीं कुशीनगर में जमानत पर रिहा गौ तस्करों को स्पेशल हाजिरी के लिए बुलाया और तस्करी से दूर रहने की वार्निंग दी। इतना ही नहीं, कार्रवाई पुलिसकर्मियों पर भी हो रही है। एडीजे गोरखपुर ने 33 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए, 2 थाना प्रभारी, 3 चौकी प्रभारी समेत 25 पर एक्शन लिया। पशु तस्करों से 60 गांठ के अंदेशे के चलते ये कार्रवाई की गई है। मेरठ के लोहिया नगर में मामूली से विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई। रास्ते को लेकर शुरू हुए इस विवाद के बाद बीच सड़क पर ही पथराव, मारपीट और फायरिंग शुरू हो गई। धारदार हथियार और तमंचे से लैस हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। गोलियों की आवाज सुनकर गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने एक हमलावर आसिफ को पकड़ लिया, वहीं बाकी आरोपी भीड़ देखकर फरार हो गए। गोली फायरिंग हो रही, देखो जलालपुर में रास्ता न मिलने को लेकर हुई कहासुनी से ये विवाद शुरू हुआ। उस समय पुलिस ने समझौता करा दिया था, लेकिन रात में आसिफ अपने साथियों के साथ वापस लौटा और मोहित पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आसिफ ने मोहित की तरफ निशाना साधकर गोली चलाई थी, लेकिन गोली उसके पास खड़े मंगल के पैर पर लगी। मारपीट में एक शख्स का पैर फ्रैक्चर हो गया, जबकि मोहित के सिर पर चोट लगी है। मेरठ में बवाल करने वालों के खिलाफ पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। जलालपुर गोलीकांड के मेन आरोपी आसिफ और उसके 6 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में फर्जी मेडिकल स्टोर पर पुलिस ने छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक संभल के कई इलाकों में अवैध तरीके से बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चलाए जा रहे थे। कुछ दिन पहले पुलिस ने 30 से ज्यादा फर्जी अस्पतालों पर रेड मारी थी। और अब पुलिस और ड्रग्स इंस्पेक्टर की टीम ने संभल में अवैध तरीके से चल रहे फर्जी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। प्रशासन ने उन मेडिकल स्टोर पर रेड मारी जो बिना लाइसेंस के धड़ल्ले से चलाए जा रहे थे। वहां से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए। पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे मेडिकल स्टोर के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य विभाग, राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने 30 से ज्यादा फर्जी अस्पतालों पर रेड मारी थी, जहां से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम पूरे जिले में ऐसे अस्पतालों को चिन्हित कर रही है जिन पर पहले से मुकदमा दर्ज था। लोगों के स्वास्थ्य को लेकर योगी सरकार अलर्ट है। प्रदेश में चल रहे अवैध अस्पताल और मेडिकल स्टोर पर योगी फोर्स नजर बनाए हुए है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग के 2 आरोपी शूटर्स के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अब तनातनी बढ़ गई है। दोनों गैंग्स ने खुद को धर्म की लड़ाई का योद्धा बताया है और एक दूसरे को धमकी भी दी है।
रोहित गोदारा गैंग की ओर से दी गई धमकी का अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जवाब दिया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अहम सदस्य हरी बॉक्सर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जवाब दिया। बॉक्सर ने रोहित गोदारा को गद्दार बताते हुए कहा कि उसे लात मार के निकाला गया था। रोहित गोदारा बिश्नोई गैंग के लिए काम कर चुका है। बॉक्सर ने अपने पोस्ट में लिखा कि अगर कोई सनातन पर उंगली उठाता है तो इसका जवाब हर हिंदू देना जानता है। किसी गद्दार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। दरअसल बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट डालकर धमकी दी थी। ये एनकाउंटर नहीं बल्कि सनातन की हार है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनाव के नतीजे आखिर आ गए हैं और इस बार एबीवीपी ने एक बार फिर जीत का परचम लहराया है। अध्यक्ष समेत 3 पदों पर एबीवीपी ने कब्जा किया है। वहीं एनएसयूआई के हिस्से सिर्फ उपाध्यक्ष का पद आया है। जीत के बाद नवनिर्वाचित आर्यन मान ने यूनिवर्सिटी के छात्रों की जीत बताया है। इसी जीत के साथ डीयू को नया अध्यक्ष मिल गया है। एबीवीपी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आर्यन मान ने करीब 15,000 वोटों से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही सचिव और संयुक्त सचिव के पद पर भी एबीवीपी ने कब्जा जमाया। वहीं एनएसयूआई को उपाध्यक्ष पद से संतोष करना पड़ा। एबीवीपी को मिली शानदार जीत के बाद जमकर जश्न मनाया गया। बहुत अच्छा लग रहा है और उनका हर दिल्ली विश्वविद्यालय का एक छात्र का उनका धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मुझकर वोट डालकर सपोर्ट किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की शानदार जीत पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उन्हें बधाई दी है। सीएम रेखा ने उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी की शानदार जीत के लिए सभी युवा साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगली खबर का रुख करेंगे। बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम नहीं आया, ऐसा बीजेपी आरोप लगा रही है। लेकिन उनके राजनीतिक गुरु और ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा ने परमाणु धमाका कर दिया। वो भी ऐसा कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सैम पित्रोदा का एक बार फिर पाकिस्तान प्रेम जाग गया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान में उन्हें घर जैसा महसूस हुआ। और इस बयान ने बिहार चुनाव से पहले सियासी माहौल को गर्मा दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां राहुल गांधी बिहार में वोटर यात्रा करके आए हैं, दूसरी तरफ उनके राजनीतिक गुरु सैम पित्रोदा का पाकिस्तान प्रेम जाग गया। I've been to Pakistan and I must tell you, I felt at home. I've been to Bangladesh. I've been to Nepal and I feel at home. I don't feel like I'm in foreign country. सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस पर कड़ा प्रहार किया। सैम पित्रोदा जो वो कहते हैं, जो राहुल गांधी उनसे कहलवाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को अपना घर मानते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत देश प्रेम नहीं, आतंकी पाकिस्तान प्रेम है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ सकती हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान का जो मैच हो चुका है और एक इतवार को होना है, उससे भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। तो देखिए, बिहार में एक कलम वाली राजनीति शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव सीधे सीधे नीतीश कुमार को ललकार रहे हैं। उधर बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव जहां एक और आरजेडी के कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जनता के बीच अपनी पैठ बनाने में भी जुटे हैं। तेजस्वी की इस यात्रा पर उनके विरोधी उन पर निशाना साध ही रहे हैं। मौसम भी उनका रास्ता रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा हुआ बिहार अधिकार यात्रा के तहत खगड़िया पहुंचने पर, जहां से तेजस्वी यादव की पटना जाने की कोशिश नाकाम हो गई। खगड़िया में कार्यकर्ताओं से मुलाकात और लोगों से संवाद के बाद तेजस्वी यादव किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अचानक पटना के लिए रवाना होने वाले थे, लेकिन हेलीकॉप्टर में काफी देर बैठे रहने के बाद भी बारिश नहीं रुक पाई, तो तेजस्वी ने पटना जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया, जिसके बाद हेलीपैड पर तेजस्वी की गाड़ी पहुंच गई। तेजस्वी गाड़ी में बैठे और वापस अधिकार यात्रा पर अपना ध्यान फोकस किया, लेकिन ये क्या, तेजस्वी की गाड़ी हेलीपैड पर ही कीचड़ में फंस गई। कार्यकर्ताओं ने गाड़ी को धक्का देकर निकालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं निकल पाई, जिसके बाद ट्रैक्टर मंगाकर गाड़ी को खींचकर बाहर निकाला गया। बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए जारी बीपीएससी TRE 4 के विज्ञापन को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थियों ने पटना विश्वविद्यालय परिसर से गांधी मैदान होते हुए मुख्यमंत्री आवास तक विरोध मार्च निकालकर सरकार पर दबाव बनाया। कैंडिडेट्स का कहना है कि सरकार लगातार भर्ती प्रक्रिया में देरी कर रही है। राज्य में लाखों योग्य उम्मीदवार बेरोजगार हैं
और इतने कम पदों पर भर्ती करना समस्या का समाधान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले चौथे चरण में 1 लाख से ज्यादा बहाली का वादा किया गया था, लेकिन शिक्षा मंत्री ने हाल में बयान दिया कि सिर्फ 26,000 से अधिक पद ही निकाले जाएंगे। यही वजह है कि विरोध और तेज हो गया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की नीति, प्रमाण पत्रों की जांच और परीक्षा का कैलेंडर समय पर लागू नहीं हुआ तो आंदोलन तेज करेंगे। इससे पहले 9 सितंबर को भी पटना की सड़कों पर हजारों अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। उस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई थी और हालात बिगड़ने पर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था। बॉलीवुड सिंगर जुबीन गर्ग की सिंगापुर में मौत हो गई है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक स्कूबा डाइविंग करते वक्त उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई थी और आनन फानन में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जुबीन गर्ग को 2006 में आई इमरान हाशमी स्टारर फिल्म गैंगस्टर के सॉन्ग या अली से फेम मिला था। 52 साल के जुबीन सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में शामिल होने गए थे। देश में आईफोन खरीदने के लिए होड़ मची हुई है। दिल्ली के साकेत में आईफोन 17 खरीदने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र के मुंबई में आईफोन खरीदने के लिए लोग आपस में ही भिड़ गए। हालात इतने खराब हो गए कि जवानों को मामला शांत कराना पड़ा। और मुंबई के एप्पल स्टोर में देखते ही देखते लोगों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। वहीं दिल्ली के साकेत में मौजूद एप्पल स्टोर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मुंबई से जो वीडियो सामने आया उसमें स्टोर के बाहर लोगों की भीड़ जमा नजर आई। तभी कुछ लोगों में लाइन में लगने को लेकर मारपीट शुरू हो गई, जिससे वहां भगदड़ मच गई। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया। वहीं दिल्ली में आईफोन खरीदने के लिए लोग रात से ही स्टोर पहुंच गए थे। रात से ही भारत में एप्पल के चारों ऑफिशियल स्टोर पर भीड़ जमा हो गई। एप्पल ने 9 सितंबर को एनुअल इवेंट ऑफ ड्रॉपिंग में आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी। इसमें आईफोन 17, आईफोन एयर, आईफोन 17 प्रो और आईफोन 17 प्रो मैक्स शामिल हैं। हरियाणा में गुरुग्राम के सेक्टर 45 में बीती रात हथियारबंद बदमाशों ने एमएनआर बिल्डर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और लगातार 25 से 30 राउंड गोलियां चलने से पूरे इलाके में दहशत है। दफ्तर के अंदर अंधाधुंध गोलीबारी के निशान नजर आ रहे हैं। कांच पर बुलेट के निशान हैं, जमीन पर दागे गए कारतूस के खोखे पड़े हैं। हमलावरों ने ऑफिस के अंदर खड़ी लग्जरी गाड़ियों को भी निशाना बनाया। अज्ञात बदमाशों ने करीब 25 से 30 राउंड गोलीबारी की, जिससे पूरा इलाका दहल गया। वारदात एमएनआर बिल्ड मार्ट ऑफिस में हुई, जो मिलेनियम सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास है। नकाबपोश बंदूकधारियों ने दफ्तर के मेन गेट पर चढ़कर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और फरार हो गए। शुरुआती जांच में ये रंगदारी का मामला लग रहा है, जिसमें विदेशी गैंगस्टर का हाथ होने का शक है। पुलिस दफ्तर में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा यही है कि अपराधी जल्दी पकड़े जाएंगे। लेकिन गुरुग्राम जैसे हाईटेक शहर में वारदात होना सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली और हरियाणा में कुख्यात गैंगस्टर और उनके सदस्यों पर एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दिल्ली पुलिस के 820 पुलिसकर्मियों की टीम ने 58 ठिकानों पर छापेमारी मारी और इस दौरान दिल्ली पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही हथियार, कैश और लाखों के गहने बरामद किए। ये कार्रवाई गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया, नीरज बवाना, गोगी और काला जठेड़ी गैंग के सदस्यों पर की गई, जिसका मकसद दिल्ली एनसीआर में अपराधियों पर लगाम लगाना था। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा में एक्टिव कुख्यात गैंगस्टर के सदस्यों और सहयोगियों के 58 ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 40 लाख रुपए का कैश, 50 लाख रुपए के गहने, भारी मात्रा में घातक हथियार और कई लग्जरी कारें जब्त की। दिल्ली पुलिस ने जिन गिरोह पर रेड की उनमें टिल्लू ताजपुरिया गैंग, नीरज बवाना गैंग, गोगी गैंग और काला जठेड़ी गैंग के सदस्य और सहयोगी शामिल हैं। पुलिस ने दिल्ली के अलावा हरियाणा के सोनीपत, सांपला, झज्जर, रोहतक और बहादुरगढ़ में रेड की। दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज हर किसी की लाइफ डिजिटल होती जा रही है, लेकिन यही डिजिटल युग आपके लिए परेशानी भरा भी हो सकता है। नोएडा में इसी डिजिटल के जरिए साइबर ठगों ने एक अधिकारी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अब इस गैंग को न सिर्फ एक्सपोज किया है, बल्कि 3 आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है।
और ये वही साइबर ठगी करने वाले आरोपी हैं जिन्होंने एक रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर को डिजिटल अरेस्ट किया था और 1,70,00,000 रुपए की ठगी की थी। खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने अधिकारी बनकर पीड़ित को फर्जी मामले में शामिल होना बताया था। आरोपियों ने नरेश गोयल स्कैम से जुड़े एक फर्जी मामले में पीड़ित का आधार और बैंक खाता इस्तेमाल करने की बात कही थी और इसी का डर दिखाकर 1.70 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए थे। शिकायत पर यूपी पुलिस ने जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए उन्हें फ्रीज करवाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपी अपना बैंक अकाउंट 10% कमीशन पर देते थे। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये अभियुक्त साइबर फ्रॉड की धनराशि को अपने बैंक अकाउंट में कमीशन के लिए प्राप्त कर रहे थे। अन्य अभियुक्तों के बारे में जानकारी की जा रही है। जांच में सामने आया कि ये गैंग देश भर में एक्टिव था और इनके बैंक खातों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर कई राज्यों में शिकायतें दर्ज हैं। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और साथ ही जारी है मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन का ऑपरेशन, ताकि नवरात्रि पर भक्तों की थाली हो शुद्ध और सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम एक्शन में नजर आ रही है। अधिकारी लोगों को जागरूक करने में भी लगे हुए हैं और साथ ही दुकानदारों को ऐसा न करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। हाथों में मौजूद ये पीले रंग की पर्ची कोई आम पैम्पलेट नहीं, ये चेतावनी है खाने पीने का सामान बेचने वाले खाद्य कारोबारियों के लिए। ये संदेश है उपभोक्ताओं के लिए कि कैसे वो मिलावटी सामग्री खरीदने से बचें और उनकी पहचान कर पाएं। अलीगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने 3 टीमों का गठन किया है जो पूरे नवरात्र जिले के हर हिस्से में दुकानों में बिकने वाले सामानों पर बारीकी से नजर रखेगी। व्यापारियों से फल, दूध, मिष्ठान और कुट्टू के आटे की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने का आदेश जारी किया गया है। एक ही तेल का बार बार इस्तेमाल नहीं करने को कहा गया है। अखबार पर भोजन न परोसने और खाद्य पदार्थों को ढक कर रखने को कहा गया है। वहीं उपभोक्ताओं से भी आग्रह किया गया है कि खाद्य सामग्री खरीदते समय हमेशा वैधता तिथि देखें और रसीद लेना न भूलें। गरबा महोत्सव में एंट्री की लेकर अब सियासत हो रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी नेता उषा ठाकुर ने हिंदू समाज से एक बड़ी अपील की है और कहा है कि जो बेटियां गरबा में जाती हैं उनके लिए ड्रेस कोड होना चाहिए जो सनातन के हिसाब से हो और ये जिम्मेदारी बेटियों के माता पिता को लेनी चाहिए। बयान के पीछे उषा ठाकुर का कहना है कि आज हर चौराहे पर गरबा रास होने लगा है जिसमें बेटियां अलग अलग तरह के कपड़े पहनती हैं जो दूसरों को असहज कर देते हैं। जो बच्ची ड्रेसअप करके जा रही है उसके माता पिता और भाई की जिम्मेदारी है। हमारे वेदों में जिक्र है कि कैसा कपड़ा हम पहने। साथ ही उन्होंने अपील की कि बेटियों को चौराहों पर गरबा पंडाल लगाकर गरबा कराना बंद करना चाहिए। बेटियों को सजा धजा कर चौराहों पर नचाना हिंदू समाज बंद करे। उषा ठाकुर के हिंदू बेटियों के लिए ड्रेस कोड वाले बयान को लेकर जी मीडिया ने कुछ युवतियों से बातचीत की। जो हमारे भारतीय परंपराओं के अनुसार ही चलना चाहिए, जो अपनी संस्कृति को बरकरार रखे। यही कि नवरात्रि फैशन बस के लिए नहीं है, ये हमारा कल्चर रिप्रेजेंट करती है। साड़ी सलवार सूटी पहन के गरबा खेलना चाहिए। कुछ दिन बाद नवरात्रि की शुरुआत के साथ ही गरबा महोत्सव भी शुरू हो जाएगा और देखना होगा कि इस अपील और प्रोटोकॉल का कितना असर होता है। अगर आप बर्गर खाने के शौकीन हैं तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि बर्गर खाने से आपको कैंसर हो सकता है, या आप ये कहिए कि कैंसर को आप न्योता तो नहीं दे रहे बर्गर खाकर। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जांच के दौरान बर्गर में ऐसे केमिकल्स मिले हैं जिससे कैंसर हो सकता है। और ये खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया, क्योंकि मुस्कान हॉट डॉग नाम के एक रेस्टोरेंट में खाद्य विभाग जांच करने पहुंची तो बड़ा खुलासा हुआ। खाद्य विभाग ने जब जांच की तो बर्गर मसाले में सुडान 2 नाम का रंग मिला, बटर येलो जैसा प्रतिबंधित केमिकल मिला, जिससे कैंसर और कई बीमारियां हो सकती हैं। 25 जनवरी को खाद्य सुरक्षा विभाग ने बर्गर, पनीर और बर्गर मसाला के सैंपल्स लिए थे। जांच के बाद मुस्कान हॉट डॉग का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया। साथ ही खाने पीने का कारोबार करने पर रोक लगा दी। यही नहीं, रेस्टोरेंट मालिक को 15 दिन में रिपोर्ट देने का आदेश दे दिया गया है। ये खबर आपके लिए बेहद काम की साबित हो सकती है, क्योंकि आप भी जब सामान खरीदते हैं तो QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर आप पैसा ट्रांसफर कर दें और वो सही जगह ना पहुंचे? ऐसा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ है, क्योंकि बदमाशों ने पेट्रोल पर अपना QR कोड लगा दिया।
और जब पेट्रोल डलवाने आए लोग पैसा ट्रांसफर करने लगे तो पैसा कंपनी के अकाउंट में पहुंचा ही नहीं। ऐसा 1-2 लोगों के साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ हुआ। माजरा तब समझ में आया जब सीसीटीवी देखा गया, जिसमें देर रात बाइक सवार बदमाश पेट्रोल पंप पहुंचते हैं और कंपनी के क्यूआर कोड पर अपना क्यूआर कोड लगाकर फरार हो जाते हैं। जिस वक्त बदमाशों ने क्यूआर कोड चिपकाया उस वक्त पंप कर्मचारी सो रहे थे और सुबह ऑनलाइन पेमेंट के दौरान हंगामा हुआ। मौके पर पुलिस ने जांच की तो मामले का खुलासा हुआ। जांच में खुलासा हुआ है कि पैसा मिजोरम के रिंकू नाम के शख्स के अकाउंट में गया है। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। क्या हो जब आपके बैंक खाते में बैलेंस जीरो हो जाए और आपको अचानक पता चले कि जीरो बैलेंस पर भी एटीएम से हजारों लाखों रुपए निकल रहे हैं। जाहिर सी बात है आपकी बांछें खिल जाएंगी। बीती रात राजस्थान के अलवर और हरियाणा के मेवात में एक ऐसी ही सूचना के बाद स्टेट बैंक के एटीएम पर बड़ी संख्या में लोग पैसे निकालने जा पहुंचे, जिन्हें कहीं से पता चला था कि स्टेट बैंक की साइट हैक हो गई है और जीरो बैलेंस पर भी एटीएम से दनादन पैसे निकल रहे हैं। जल्दी ही ये जानकारी पूरे शहर में आग की तरह फैल गई और लोग एसबीआई के एटीएम से पैसे निकालने के लिए उमड़ पड़े। शहर के तमाम एटीएम पर पैसे निकालने की अफरा तफरी मच गई। एसबीआई का एटीएम कुबेर का खजाना बन गया था, जो जीरो बैलेंस पर भी पैसे उगला जा रहा था। जल्दी ही ये जानकारी पुलिस को मिल गई, जिसके बाद करीब 100 लोगों को अरेस्ट किया गया। इसके बाद स्टेट बैंक प्रबंधन के साथ मिलकर शहर के तमाम एटीएम को रातों रात बंद कर दिया गया। सोशल मीडिया पे ये अफवाह फैली कि एसबीआई के जीरो बैलेंस अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, इसका रिकॉर्ड बैंक द्वारा नहीं रखा जाता। तो ये अफवाह फैलती, कुछ लोग थे जो एटीएम पे इकट्ठे हो और विभिन्न शहर के विभिन्न एटीएम पे भी इकट्ठे होने लगे। वहाँ पे अफरा-तफरी मच गई। पुलिस और बैंक के मुताबिक ये अफवाह थी, लेकिन कुछ लोगों का दावा है कि पैसे निकाले गए हैं। डायमंड सिटी की धरती से कब किसकी किस्मत चमक जाए इसका अंदाजा लगाना तो मुश्किल है। पन्ना की धरती रातों रात आम लोगों को रंग से राजा बना देती है। यहाँ लोगों को खदानों से हीरे मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ एक बार फिर एक महिला की किस्मत हीरे की तरह चमक गई है। महिला का नाम रचना गोलदार है। उसे एक हफ्ते में ही 8 हीरे मिले हैं, जिससे उसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। रचना को 1-2 नहीं बल्कि 8 हीरे मिले हैं। इनमें से 6 हीरे जेम्स क्वालिटी के हैं, जिनका कुल वजन 2.53 कैरेट बताया जा रहा है। जेम क्वालिटी का एक हीरा 4 से 5 लाख रुपए तक का हो सकता है। इन हीरों में सबसे बड़ा हीरा 0.79 कैरेट का है, जबकि बाकी 2 हीरे ऑफ कलर है। रचना ने इन सभी हीरो को हीरा कार्यालय में जमा करा दिया है। अब ये हीरे सरकारी नीलामी में रखे जाएंगे, जिससे रचना को उनकी मेहनत का फल मिलेगा। ये रकम उनके और उनके परिवार के जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। पन्ना जिले में एक हफ्ते में ही 8 हीरे मिलने से इस मामले की जमकर चर्चा भी हो रही है। पन्ना जिले में अक्सर हीरे की खदान लेने वाले मजदूरों की किस्मत पलटती देखी गई है। कुछ इसी तरह से अब रचना गोलदार की किस्मत भी पलटती दिख रही है। बिहार के सुपौल में कोसी नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। यहाँ भारी बारिश की वजह से कोसी का जलस्तर बढ़ गया है और इसके चलते किनारे पर बना मकान चंद ही सेकंड में सैलाब में समा गया। हालांकि गनीमत रही कि जिस वक्त मकान ढहा उसमें कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बिहार के सुपौल में मूसलाधार बारिश की वजह से कोसी नदी उफान पर आ गई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी का कटान शुरू हो गया, जिससे कोसी नदी के किनारे बसे गांवों पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। कोसी नदी के उफान पर मिट्टी का कटान तेज हो गया, जिसकी वजह से उसके नजदीक मौजूद मकानों पर डूबने का खतरा बढ़ गया है। यही वजह है कि प्रशासन ने लोगों से जल्द इलाका खाली करने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस मानसून ने जमकर कहर बरपाया है। कहीं बादल फटे तो कहीं लैंडस्लाइड हुआ, लेकिन जिला कांगड़ा में कुदरत की अलग ही मार पड़ी। जहां कोई आपदा नहीं आई, लेकिन मकान के मकान जमींदोज हो गए और जो मकान बचे रह गए उनमें मौजूद दरारें इस तबाही की साफ साफ गवाही देती हुई सुनाई दे रही हैं। ये हुआ है कांगड़ा जिले के बचवाई गांव में। लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस में सारी जमीन लगभग 3 से 10 फुट तक धंस गई है और इसकी चपेट में आए दर्जनों घर या तो जमींदोज हो चुके हैं या फिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। गांव में घुसते ही चारों तरफ मलबे ही मलबे नजर आ रहे हैं। ये मलबे उन मकानों के हैं जो पूरी तरह से गिर चुके हैं। वहीं जो मकान फिलहाल खड़े नजर आ रहे हैं उनमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। कई पेड़ों ने भी अपनी जड़ें छोड़ दी हैं। किसी को भी क्षतिग्रस्त इलाके में जाने की अनुमति नहीं है। धर्मशाला से आई आर्मी ने मोर्चा संभाला है और पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है।
हालांकि इस इलाके में ना भूस्खलन हुआ है और ना ही बादल ही फटे, लेकिन जमीन अंदर की तरफ धंस रही है और इसकी वजह से दर्जन भर से अधिक मकान और इस गांव का नामोनिशान मिटने की कगार पर है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर के पास श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया अस्थायी पुल सैलाब में समा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि लोहे का ये भारी भरकम पुल बाढ़ में बहता हुआ नजर आ गया, जिससे भक्तों की मुश्किलें बढ़ गईं। मंदिर आने जाने के लिए बना अस्थायी पुल बहने से श्रद्धालु परेशान हैं। देर रात आई बाढ़ ने शारदीय नवरात्रि मेले की तैयारियां ध्वस्त कर दी। मां शाकंभरी देवी मंदिर काफी ऊंचाई पर बना है। मंदिर के द्वार पर बाढ़ का पानी आ गया। मंदिर के पास खड़ी गाड़ी सैलाब में डूबी नजर आई। मंदिर में मौजूद भक्तों ने ये खौफनाक नजारा अपने मोबाइल में कैद किया। देखिए, सैलाब के तेज बहाव में लोहे का ये ब्रिज ज्यादा देर टिक नहीं पाया और खिलौने की तरह सैलाब में बहने लगा, जिससे कई वाहन फंस गए। आवागमन बाधित होने से भक्तों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। वहीं शारदीय नवरात्र को लेकर हर साल लगने वाले मेले की तैयारियों पर भी पानी फिर गया। अब जलस्तर कम होने के बाद एक बार फिर नए सिरे से मेले की तैयारियों को दुरुस्त किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बादल फटने के बाद भारी तबाही देखने को मिली। पहाड़ से मलबा आने से सड़क और हाईवे का नामो निशान तक मिट गया। मकान हो या फिर दुकान, हर जगह सिर्फ और सिर्फ सैलाब का कब्जा दिखा, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हिमाचल में बारिश से तबाही का सिलसिला थम नहीं रहा है। किन्नौर के थांच गांव में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ। बादल फटने के बाद पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर आ गया, जिससे सड़कें हों या फिर हाईवे, सबका नामो निशान मिट गया, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करना पड़ा। ऐसी ही तस्वीरें दूसरे इलाके से भी सामने आई, जिसमें जहां भी नजर पड़ी वहां सिर्फ मलबा ही मलबा दिखा, जिसमें गाड़ी हो या फिर मकान, सब कुछ धंस गया। कई मकान अब भी खतरे की जद में हैं, क्योंकि नदी के उफान पर आने से मिट्टी का कटान तेज हो गया है। दुनिया के कई देश इन दिनों कुदरत की भीषण मार झेल रहे हैं। भारत में तो लगातार बाढ़ बारिश का दौर ही चल रहा है। सेंट्रल अमेरिकी देश ग्वाटेमाला भी इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। राजधानी एल सल्वाडोर में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू नजर आए। बारिश के बाद हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। सड़कों पर बाढ़ का पानी पूरे वेग के साथ बहता नजर आया, जिसे लैंडस्लाइड ने और भी भयावह बना दिया। लैंडस्लाइड की वजह से मिट्टी और मलबा पानी के साथ बहकर सड़कों पर बिखरता गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पहाड़ी ढलानों से पानी हाईवे पर आ रहा है, जिसकी वजह से गाड़ियां जहां की तहां खड़ी होने को मजबूर हो गई। कार और बाइक सवार अपने वाहनों को वहां से निकालने की जद्दोजहद करते दिखे, लेकिन नाकाम हो गए और फिर देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में कारें बहने लगी। कार सवार ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आकर ऐसे कई वाहनों के बहने की खबर है। अचानक आई बाढ़ के बाद प्रशासन और आपदा विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन क्षतिग्रस्त हुए हाईवे और पानी के बहाव की वजह से इसमें खासी दिक्कतें आ रही थी। मुरादाबाद शहर में बंदरों का आतंक चरम पर है। बंदरों ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है। अब गांव वालों ने बंदरों को भगाने का एक अनोखा तरीका खोज निकाला है। किसानों ने अपने खेतों से बंदरों को भगाने के लिए पोस्टर्स लगाए हैं। और मुरादाबाद के कुंदरकी ब्लॉक में हरियाणा गांव के अंदर बंदरों का आतंक बहुत बढ़ गया। दर्जनों की संख्या में बंदर झुंड बनाकर घूमते हैं। गांव के लोगों की जीना मुहाल हो गया है। बंदरों ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी। अब बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर गांव वालों ने खेतों में, गांव की सड़कों पर लंगूर के पोस्टर लगा दिए। किसानों का मानना है कि लंगूर के पोस्टर देखकर बंदर भाग जाएंगे। बंदरों की वजह से बंदर बहुत नुकसान करते हैं, कुछ इससे डर जाते हैं बंदर हमारे फोटो से। इस गांव के लोगों का कहना है कि बंदरों का आतंक इस हद तक हावी है कि किसान जो भी फसल लगाता है, बंदर उसे नोचकर खराब कर देते हैं। हालात ये है कि लोगों को खाना भी घर में बंद होकर खाना पड़ता है। अगर कोई इन्हें भगाने की कोशिश भी करता है तो बंदर उस पर हमलावर हो जाते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग एंकर, जर्नलिस्ट और जी न्यूज के एडिटर। जोरदार तालियां फॉर मिस्टर राहुल सिन्हा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की परीक्षा में जो परिणाम होगा वो इनके हाथों में है। एक अच्छा और बेहतरीन रिपोर्टर वही होता है जो लोगों से कनेक्ट कर पाए। देखिएगा तभी जानिएगा। एंटरटेनमेंट की खबरें जिस तरीके से टीवी पे दिखाई जाती है, लगभग उसी तरीके की भाषा और प्रेजेंटेशन आपका था। बमुलिया की जो वुमनिया है वो कितनी इंस्पायरिंग है। आप सब लोग एक से बढ़कर एक हैं।
चली चोरियां चली गाँव में अब आएगा मजा।